नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ती वृद्धि के बीच और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंगलवार को होने वाली अपनी बैठक में अधिक प्रतिबंधों पर विचार कर सकता है, ताकि संक्रमण के प्रयास पर काबू पाया जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड के 4099 नए मामले सामने आए हैं और सोमवार को संक्रमण दर 6.46% हो गई। डीडीएमए ने 29 दिसंबर को अपनी पिछली बैठक में यह तय किया था कि दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। श्रेणीबद्ध प्रक्रिया कार्रवाई योजना के तहत दिल्ली लेवल 4 प्रतिबंधों के दौर में पहुंच गई है, जिसमें अधिकांश गतिविधियों पर रोक और पूर्ण कर्फ्यू लगाया जाता है। लगातार 2 दिनों तक संक्रमण दर 5% से अधिक होने के बाद रेड अलर्ट लागू किया जाता है। ये स्थितियां बनती हैं, लेकिन फिलहाल 6.46% जो है वो अब संक्रमण की दर हो गई है, यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है और आज सख्त पाबंदियां लगाने के लिए डीडीएमए विचार कर सकता है। डीडीएमए की आज बैठक होने जा रही है और अधिक प्रतिबंध लगाने और प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त करने पर विचार आज डीडीएमए कर सकता है। आपको बता दें कि अभी तक येलो अलर्ट के तहत दिल्ली में पाबंदियां लगी हुई है राजधानी में, लेकिन अब जिस तरीके से संक्रमण दर 6.46% यानी 6% से ऊपर हो गई है, तकरीबन 7% से ऊपर हो गई है, तो कहीं ना कहीं रेड अलर्ट जो है वो लागू किया जा सकता है। अब देखना होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय ले सकते हैं डीडीएमए। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आज डीडीएमए की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इसमें खास रह सकता है और फिलहाल किस तरीके के संक्रमण और पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में देखने को मिल रहा है? यहाँ पर बात करें डीडीएमए की तरफ, तो डीडीएमए की तरफ से आज बैठक की जाएगी, जिसके अंदर अपने दोबारा से विचार किया जा सकता है कि जिस तरीके से येलो अलर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं जो सख्ती करी गई थी दिल्ली के अंदर, क्या वो सख्ती पूरी कारगर है और उनपे आने वाले दिनों के अंदर अब सख्ती दोबारा से शायद बढ़ाई जा सकती है। यानी सीधे सीधे कहे तो दिल्ली के अंदर संक्रमण दर जो जिस तरीके से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हैं वो 4000 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए डीडीएमए की तरफ से दोबारा से बैठक की जाएगी, जिसके अंदर रणनीति बनाई जाएगी कि कितनी और सख्ती करनी है दिल्ली के अंदर। मगर कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन की तरफ दिल्ली बिल्कुल जाती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बच्चों के टीकाकरण की बात थी, उसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत की गई और पहले दिन ही लगभग 40 लाख के करीब टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई है। तो कहीं ना कहीं काफी बच्चों के लिए सेफ जो जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि बच्चों को सेव कर रहा है तीसरी लहर से, कहीं ना कहीं वो स्थिति कंट्रोल होती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। और अब जानकारी ये भी मिल पा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इस जो कह सकते हैं वायरस से अछूते नहीं है और वो भी कहीं ना कहीं आईसीयू कह सकते हैं होम क्वारंटाइन के अंदर अपने आप को उन्होंने सेव कर लिया। उसकी जानकारी ट्वीट के द्वारा उन्होंने खुद दी है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो अरविंद केजरीवाल भी संक्रमण दर के शिकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, येलो अलर्ट के तहत फिलहाल दिल्ली में जो प्रतिबंध है वो लगाए गए हैं। डीडीएमए आज विचार कर सकता है प्रतिबंधों को और सख्त करने के बारे में। क्या कुछ सख्ती आज की जा सकती है, क्या कुछ जो कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ की बात करें डीडीएमए की तरफ से जो आज बैठक है, बैठक के अंदर कहीं न कहीं दोबारा से सख्ती की जा सकती है। नाइट कर्फ्यू जिस तरीके से बढ़ाया गया था रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, उसके अंदर और ज़्यादा सख्ती की जा सकती है। दिन के समय जो बाज़ारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उनके लिए भी सख्ती की जा सकती है। और कहीं न कहीं ये भी कोशिश की जा सकती है कि कंप्लीट जो लॉकडाउन है, कहीं न कहीं वो भी लगाया जा सकता है। मगर जिस तरीके से अभी तक येलो अलर्ट की तरफ से कोशिश की गई थी कि मेट्रो सेवाओं को 50% की गैदरिंग के हिसाब से चलाया जा रहा था, डीटीसी बसों को 50% की गैदरिंग के हिसाब से चलाया जा रहा था, मगर अब शायद उसमें और ज्यादा सख्ती की जा सकती है और इसीलिए इसी को लेकर आज डीडीएमए की तरफ से बैठक की जाएगी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। मगर देखना होगा जिन बाजारों के अंदर अभी तक खामियां देखने को मिल रही थी या फिर सख्ती देखने को नहीं मिल रही थी, उनके लिए डीडीएमए की तरफ से क्या संदेश दे दिया जाता है। जी हम्म क्या कुछ
कुछ संदेश कयास लगाए जा रहे हैं राजीव की आज दिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डीडीएमए की बैठक आज होने जा रही है, पहले से जो प्रतिबंध है उसमें आधे से ज्यादा जो जैसे मेट्रो की है उसकी कैपेसिटी कम कर दी गई है, क्षमता कम कर दी गई है, और तमाम रेस्टोरेंट्स होटल्स की जो कैपेसिटी है वो कम कर दी गई है। और क्या कुछ प्रतिबंध आगे आज बढ़ सकते हैं, क्या विचार किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से डीडीएमए की तरफ से पहले जो बैठक की गई थी, उसके अंदर सख्ती की गई थी। यहाँ तक कि लगातार कहीं न कहीं मेट्रो सेवाओं को 50% कर दिया गया, डीटीसी बसों को 50% सेवा कर दिया गया। बाज़ारों के अंदर सख्ती करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए अधिकारियों को लगाया गया। मगर जिस तरीके से अब अगर आज की बैठक और ज़्यादा सख्ती की तरफ जाती है, तो कहीं न कहीं ये भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट की बात करें, तो उनके अंदर भी कहीं न कहीं बैठ के खाना खाने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो परमिशन दी जा रही थी 50% के हिसाब से, वो भी कहीं न कहीं खत्म की जा सकती है। रेस्टोरेंटों की बात करें, मॉल की बात करें, होटलों की बात करें, उन पे भी सख्ती की जा सकती है। बाज़ारों के अंदर जो खाने के स्टॉल लगते हैं, उन पर भी सख्ती की जा सकती है। तो कहीं न कहीं और ज़्यादा सख्ती की जा सकती है। मगर देखना होगा कि कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन से कहीं न कहीं लोगों को काफ़ी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। मगर जिस आज डीडीएमए की तरफ से कितने बड़े कदम उठाए जाएँगे, ये ज़रूर देखना होगा। जी। राजीव, लगातार ये बताया जाता है जो प्रक्रिया फिलहाल अपनाई जा रही है हमारे द्वारा, उसमें जब लगातार 2 दिन तक अगर 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहे, संक्रमण दर रहे, तो रेड अलर्ट के तहत जो प्रतिबंध है वो लगाए जाते हैं। और अब आज की बात करें, जिस तरीके से कल 6.46% रही है संक्रमण दर, यानी करीबन 7% रही है कह सकते हैं, और आज की भी देखनी होगी। ये 2 दिन हो गए हैं और पहले भी जो है वो संक्रमण दर बढ़ी है 5% से ऊपर रखी, यानी कि क्या आज रेड अलर्ट के तहत जो नियम होते हैं वो लागू किए जा सकते हैं? डीडीएमए विचार कर सकता है उन पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें संक्रमण दर की, तो लगभग 7% के करीब हो चुका है, यानी कि कह सकते हैं काफ़ी बड़ी स्थिति बन चुकी है। और लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर की आंकड़ों की बात करें तो 4099 केस आ चुके हैं। मगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर मरीज इतनी बड़ी संख्या के अंदर नहीं है, जितनी बड़ी स्थिति को कंट्रोल करने की बात करी जा रही थी। मगर बस लगभग जिनके अंदर अभी तक जो मरीज आ रहे हैं, यानी कि कहें जो पेशेंट आ रहे हैं, उनके अंदर छोटे-मोटे सिम्पटम ज़रूर है, जिनको होम क्वारंटाइन के द्वारा कहीं न कहीं सही करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात माने या फिर कहें डीडीएमए की बात करें आज, क्योंकि डीडीएमए की तरफ से जिस तरीके से बैठक की जाएगी, उसकी तरीके कहीं न कहीं कोशिश की जाएगी रेड अलर्ट की तरफ। मगर कहीं न कहीं सख्ती ज़रूर की जाएगी, और सख्ती वो किस तरीके की होगी, ये ज़रूर देखना होगा। मगर नाइट कर्फ्यू की बात करें, वो पहले से लागू कर दिया गया है। ऑडी 1 जो है वो कहीं न कहीं दुकानों के, मार्केटों के अंदर वो पहले से चलाया जा रहा है। मगर कहीं न कहीं और सख्ती ज़्यादा की जा सकती है, जिसके अंदर कहीं न कहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रखने की कोशिश की जाएगी। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो पंजाब से है, जहां पर पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने वॉर रूम बैठक की अध्यक्षता की है। शुरुआत में प्रशासक ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि ये वॉर रूम अब पूरे तरीके से प्रभावी ढंग से काम करेगा। उन्होंने अधिकारियों से अस्पतालों में उचित ऑक्सीजन आपूर्ति और बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, परीक्षण तेज करने और स्थिति से निपटने के लिए टीकाकरण बढ़ाने के लिए कहा। पीजीआईएमईआर के प्रोफेसर जीटी पुरी ने बताया कि उनके पास 250 कोविड बेड हैं, जिनमें से 48 को सक्रिय कर दिया गया है। डॉक्टर सुमन सिंह डीएचएस चंडीगढ़ ने साझा किया कि जीएमएसएच 16 में स्पर्शोन्मुख और हल्के मामलों के लिए 606 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं और 50 को कार्यात्मक बनाया गया है। डॉक्टर जसविंदर सिंह कौर, निदेशक प्राचार्य, ने बताया कि जीएमसीएच 32 में 250 ऑक्सीजन बेड और 80 वेंटिलेटर बेड उपलब्ध है। सभी संस्थानों में कोविड रोगियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति भी है। चूंकि चंडीगढ़ में 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, इसलिए 10 केंद्रों पर कुल 1826 टीकाकरण को कोवैक्सीन डोज दिए गए हैं। प्रशासक ने शहर में टीकाकरण अभियान चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की भी सराहना की है। वहीं वॉर रूम में निर्णायक फैसला लिया गया कि रॉक गार्डन और बर्ड एवियरी पार्क तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएंगे। पंजाब के डिप्टी सीएम और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, माफ कीजिएगा, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने वॉर रूम बैठक की अध्यक्षता की। ये वॉर रूम अब लगातार सक्रिय रहेगा और इस पर बैठक की जाएगी और लगातार आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं उनको पूरे तरीके से स्थिति को संभालने के लिए वॉर रूम की बैठक बार बार की जाएगी। जिस तरीके से पुरोहित ने बताया कि
कोरोना के मद्देनजर संक्रमण दर भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, इसलिए जल्द से जल्द जो तमाम प्रतिबंध हैं वो लागू किए जा रहे हैं और उनको सख्ती भी उन पर दिखाई जा रही है। और इसी के साथ प्रतिबंधों को आगे बढ़ाते हुए रॉक गार्डन और बर्ड एवियरी पार्क तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। कल ये बैठक हुई और कल ही तत्काल प्रभाव से ये जो पार्क और रॉक गार्डन है वो पूरे तरीके से बंद कर दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से वॉर रूम की बैठक हुई है, इस बैठक की अध्यक्षता पुरोहित ने की है, बनवारी लाल पुरोहित ने, उन्होंने जो तमाम निर्देश दिए उनको विस्तार से बताएं कि चंडीगढ़ में अब क्या कुछ बदलाव है। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये स्टेप्स लेने के ऊपर है। तो आपको बता दें कि नए साल से लगातार चंडीगढ़ में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो पहले 70 केस आए थे, दूसरे दिन अगर हम बात करें 96 आए, तो कल की मैं बात करूं तो कल 76 केस आए। तो मतलब आंकड़ा 50 से ऊपर ही चल रहा है। एक्टिव केसेस 300 के पार चल रहे हैं चंडीगढ़ में। तो जिसके बाद ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी कि सख्ताई बढ़ाई जाए। जिसे फर्स्ट स्टेप जो लिए गए थे वो दुकानों की कैपेसिटी को सीधे तौर पे आधा कर देना, शादी बैंक्वेट हॉल के फंक्शंस को आधा करना, सुखना लेक जो एक मेजर अगर हम कहें कि हब है, लोगों का टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहां पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि संडे को सुखना लेक जहां बंद कर दी गई वहीं वहां पे टाइम पीरियड भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बोटिंग के लिए। सुबह अगर हम कहें कि 5 से 9 का टाइम पीरियड रखा गया तो वहीं शाम को 6 से 8 का रखा गया, तो वहां पे ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। उसके फाइनली बात करते हैं जो कल के मेजर ऑर्डर्स। तो कल के मेजर ऑर्डर है बर्ड सेंचुरी और चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। यहाँ पे अगर हम कहें कि जो स्पेसिफिकली रिसर्च किया गया कहाँ का हॉटस्पॉट होते हैं, 3 जगह पाई गई जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों का क्राउड चंडीगढ़ में पाया जाता है। तो उसमें बर्ड सेंचुरी, रॉक गार्डन और सुखना लेक आए थे। जिसके बाद अगर हम कहें कि इन दोनों जगहों को, बर्ड सेंचुरी और रॉक गार्डन को टेम्परेरीली अगले ऑर्डर्स तक बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछली बार भी सबसे मेजर स्टेप्स में से यही होता है कि अगर चंडीगढ़ में सेक्शन स्टार्ट होनी होती है तो सबसे पहले इन जगहों को बंद किया जाता है। और एग्जाम्पल अब देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम कह सकते हैं सुखना लेक को भी संडे को बंद कर दिया गया। तो प्रशासन अभी थोड़ा वेट एंड वॉच के मूड में नजर आ रहा है, पर उन्होंने अपनी तरफ से सख्ताइयां बढ़ा दी है। और इसका सीधा एग्जाम्पल जो चंडीगढ़ में कोरोना केसेस, एक्टिव केसेस अब जो 300 से पार चल रहे हैं। कल की बात करते हो तो कल 76 केसेस आए थे, जो कि चंडीगढ़ के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि भले ही चंडीगढ़ की कैपेसिटी बहुत, अगर हम कहें कि पॉपुलेशन बहुत कम है, पर एक छोटी पॉपुलेशन के लिए भी 70 के करीब का आंकड़ा आना एक बहुत चिंता का विषय है। क्यों उसे पहले 96 आया था, मतलब 100 के करीब का आंकड़ा एक बार टच करने के काफी नजदीक था। तो इसलिए मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो, मास्क के ऊपर जोर दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग में जोर दिया जा रहा है, लोगों को चलान किया जा रहा है कि अगर वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी रूल पालन नहीं करें उसका। बिल्कुल अमित, देखिए जो तमाम चीजें हैं लोग भी पालन नहीं कर रहे हैं, लापरवाही की वजह ही कहीं ना कहीं तीसरी लहर का कारण बन सकती है लापरवाही हमारी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और अब जिस तरीके से हिदायतें दी गई है, रॉक गार्डन को भी बंद कर दिया गया है और कल से बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ, इन तमाम तरीकों को देखते हुए जो प्रशासन है चंडीगढ़ का वो किस तरह सतर्क है, कितना सख्त है इन तमाम प्रतिबंधों का पालन करवाने के लिए? देखिए, अगर हम कहेंगे फ्लाइंग स्क्वाड्स बनी हुई है, स्पॉट स्पॉट पे चलान हो रहे हैं और चेकिंग रेगुलर की जा रही है। पुलिस भी अगर हम कहें कि अगर हम नाकों पे खड़ी हुई तो पहले पुलिस मास्क देखती है कि क्या व्यक्ति ने मास्क पहना है कि नहीं। देखिए, इतनी सतर्कता रखी गई है कि नॉर्मली ये चेक किया जा रहा है, प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि क्या व्यक्ति ने मास्क पहना है। क्योंकि मेजर एक तरीके से किसी अगर कोरोना को फैलने से रोके तो मास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क पहन के बाहर जाए। उसके बाद कहीं पे भी एंट्री के लिए अगर आपको डबल डोज मैंडेटरी कर दी गई है और सख्त हिदायत दी है अगर कि इनको नहीं फॉलो किया जाए तो आपके ऊपर एक भारी चालान किया जा सकता है। तो हर एक तरीके से प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों को या तो वैक्सीनेट होने के लिए जोर दे या फिर अगर आपने वैक्सीनेट नहीं होना तो फिर आप घर पे रहिए। तो सीधा मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि हमने अपने शहर को सेफ रखना है, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो और जो लोग बाहर आ रहे हैं वो सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। जी ये तमाम जो चीजें हैं उनके लिए देखिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है और दोनों डोज भी अनिवार्य कर दी गई हैं वैक्सीन की, तभी उनको एंट्री मिलेगी। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए, ओमिक्रॉन के भी बहुत से केसेस वहां पर मिले हैं, इनसे बचने के लिए क्या कुछ जो सावधानियां हैं वो बरतने की जरूरत फिलहाल प्रशासन को भी है? क्योंकि आम जनता को तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन प्रशासन को भी कई हिदायतें दी गई है और कई ऐसी चीजें हैं जो प्रशासन को भी करने की जरूरत है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं खुद के लिए भी,
कि उन्होंने खुद के स्टाफ के लिए भी ऑर्डर सीधे तौर पे जारी कर दिया कि जो लोग डबल वैक्सीनेटेड नहीं है या जिनकी सेकंड वैक्सीनेशन ड्यू है वो ऑफिस नहीं आएंगे। देखिए, ये सिर्फ जनता के लिए नहीं ऑर्डर्स पाए, खुद सरकारी दफ्तरों पे भी ऑर्डर्स अगर हम कहें कि लगा दिए गए। तो अगर हम कहें कि किसी एक के लिए अलग नहीं है, सबके लिए एक ही स्टेप उठाया जा रहा है, एक ही सख्ताई उठाई जा रही है। वही हम तैयारियों के लिए भी बात कर लेते हैं कि अगर सभी हॉस्पिटल है, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, उन सब से डाटा मंगा लिया गया है कि आपके पास कितने बेड अवेलेबल है, क्या आपके पास ऑक्सीजन की डिटेल्स है, क्योंकि पहले ही मांग ली गई थी कि आपके पास कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितनी आप यूज कर रहे हैं, किन किन के लिए आपको कितने की जरूरत है, विदाउट कोविड आपको कितनी जरूरत है, विद कोविड आपको कितनी जरूरत लग रही है या आपको कितनी जरूरत होगी। तो इन सबका प्रॉपर डाटा मंगा लिया गया और अगर आपको और ज्यादा की जरूरत है तो कितनी ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए ऑलरेडी मेडिकल एंगल के लिए कि चंडीगढ़ को मेडिकली स्टेबल रहने के लिए कि अगर हमारे में थर्ड वेव आती है तो क्या क्या चीजें जरूरत होती है, किन दवाइयों की, किन इंस्ट्रूमेंट्स की, किन इक्विपमेंट्स की, किन किन चीजों की जरूरत है, उसका डाटा दे दे। और अगर ऑलरेडी है तो क्या वो पूरी तरह से तैयार है, जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं क्या पूरी तरह फंक्शनल है, क्या उनकी सर्विस हो चुकी है, उन सभी चीजों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। और एक तरह से हम कहते हैं चंडीगढ़ अपनी तरफ से मेडिकली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है अगर थर्ड वेव आती है। पर चंडीगढ़ प्रशासन चाहता है कि इस सिनेरियो तक ही ना पहुंचा जाए। हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं पर उन्हें कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरीके से वहीं पर ही रोक दिया जाए। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। चलिए तो अगले खबर की ओर कर लेते हैं जो महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां पर मुंबई के सफाई कर्मचारी आवास योजना में 1844 करोड़ के भ्रष्टाचार के संबंध में महानगरपालिका आयुक्त, महापौर और मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखित शिकायत देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास शिकायत अब दर्ज कराई गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सरकार को इस मामले की जांच के निर्देश दें। जिसके बाद राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो निश्चित रूप से सरकार को इस मामले की गहन जांच करने का आदेश देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी का जोर है कि मुंबई में सफाई कर्मियों को मुफ्त आवास मिले। महामहिम राज्यपाल ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वो निश्चित रूप से सरकार को इस मामले की गहन जांच करने का आदेश देंगे। सफाई कामगारों के लिए घर बनाने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने निविदा निकाला था, जिसमें 8 ठेकेदारों ने 8 ग्रुप के लिए भाग लिया, जिसका बांधकाम की अंदाजित रकम करीब 1200 करोड़ थी और क्षेत्रफल 33 लाख स्क्वायर फुट था। वहीं पे ठेकेदारों ने जो बांधकाम खर्च है 3300 करोड़ रुपया और बांधकाम क्षेत्रफल 79 लाख स्क्वायर फुट कोट किया, जिसकी वजह से मुंबई महानगर पालिका को 1844 करोड़ का घाटा हुआ, भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं पर इस निविदा में देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए सिंगल बिडर थाना की एक मंत्री महोदय के नजदीक की कंपनी सायोना कॉर्पोरेशन, जिसने सिंगल बिड थी और जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 450 करोड़ था, उसको 1250 करोड़ रुपए में ठेका मिला, जिसमें 850 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। उसको फिर से रीटेंडर करना चाहिए, सीवीसी गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है और साथ ही साथ पेमेंट में भी भेदभाव किया गया है। 8 कॉन्ट्रैक्टर में से 2 कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ प्लान सबमिट करेंगे, तब उनको प्लान सबमिट करेंगे तो प्लान मंजूर होने के बाद उनको 1% एडवांस रकम मिलेगी। तो इसी पर जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं सफाई कर्मचारी आवास योजना के जो ये आरोप हैं, क्या कुछ ये आरोप है और किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं? बीजेपी इस पर जोर दे रही है, क्या वाकई आगामी जो चुनाव है, निकाय चुनाव, उनके मद्देनजर ये तमाम चीजें हो रही है? ये भी समझने वाली बात है। जी मुस्कान, बिल्कुल सही कहना है। महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और बीजेपी शायद इस मुद्दे को, इस भ्रष्टाचार को इस चुनाव में भुनाना चाहती है और यही वजह है कि पहले बीजेपी के जो नेता थे, नगर सेवक थे, वो मुख्यमंत्री सहित मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर और मेयर को भी लिखित पत्र दिए हैं। उस पर कोई कार्रवाई न होने के बाद बड़े नेताओं के साथ जो विनोद मिश्रा है, बीजेपी के गठ नेता,
ये राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपे हैं कि 1844 करोड़ के आसपास का ये पूरा घोटाला किया गया है और इसमें कई लोग शामिल हैं। जिस तरीके से उन्होंने किसी का नाम न लेते हुए थाने जिले के मंत्री को पर निशाना साधा है, उन्हें एकनाथ शिंदे कहते हैं और ये उन कंपनी और बिल्डर के संपर्क में है, उनके सहयोगी बताए जाते हैं। अब ऐसे में ये आरोप कितना सत्य है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन महानगर पालिका से पहले महानगर पालिका के इतने बड़े भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, अगर ये आरोप सत्य है तो इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है, ऐसे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मुस्कान, कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला बीजेपी ने उठाया है, निकाय चुनावों को भुनाने की कोशिश तो सीधे तौर पर नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, इससे उद्धव सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार पूरे तरीके से घिरती नजर आ रही है। मुस्कान, कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पिछले अगर 20-25 सालों पर नजर डाले तो शिवसेना की धरोहर कही जाती है बृहन मुंबई महानगर पालिका, और ज्यादातर उनके ही मेयर जो है कि इस महानगर पालिका में आते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में नगर पालिका चुनाव सामने है और उसके ऊपर उनकी विरोधी पार्टी, हालांकि कोई संस्था अगर एनजीओ ट्रस्ट कोई ये आरोप लगाती तो बात होती, लेकिन यहाँ खुद जो विपक्ष है वो सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि 1844 करोड़ रुपए का यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका के जरिए घोटाला किया गया है। जो 8 कॉन्ट्रैक्टर थे वो पैसे से लेकर जो जमीन है उसे भी उन्होंने अधिग्रहण किया है। तो ऐसे तमाम आरोप लगे हैं। देखना ही होगा कि राज्यपाल इस मामले में कब जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं या महानगर पालिका से इस पूरे मामले में दखल अंदाजी देने के लिए कहते हैं। मुरारी, फिलहाल बीजेपी ने जो ये मुद्दा बनाने की कोशिश की है, इसमें गहन जांच की मांग की है, उनकी तमाम मांगे क्या है, ये भी विस्तार से बताएं। मुस्कान, देखिए, अगर मांग की बात करें तो बीजेपी चाहती है कि जो श्रमिक आवास योजना है, बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो सफाई कर्मी हैं उन्हें आश्रय योजना के तहत घर बनाकर देना था। बाकायदा उसके लिए टेंडर पास हुआ था, सफाई कर्मियों के सिलेक्शन भी हुए थे, लेकिन जिस तरीके से मकान बनने चाहिए थे, जिस तरीके से लोगों को मकान मिलना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। इस तरीके के आरोप जो है कि विनोद मिश्रा जो बीजेपी नगर सेवक है, मलाड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। हालांकि उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ मुस्कान, उनकी मांग है कि जो सफाई कर्मी है उन्हें तत्काल चुनाव से पहले उनका मकान उन्हें मुहैया कराया जाए। तो ऐसे 4 से 5 जो मांगे हैं उसे लेकर के उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। देखना होगा कि राज्यपाल के मुलाकात के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका का अगला कदम क्या होता है। मुस्कान, मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है उसमें पूरे तरीके से सफाई कर्मचारी जो हैं उनकी भी राय लेना, राय मशवरा करना उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वाकई उनका भी यही कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो महाविकास अघाड़ी सरकार को इस पर पूरे तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? मुस्कान, देखिए, जो सफाई कर्मी है उन्हें कुछ इस जानकारी ज्यादातर नहीं होती है, या सरकार की जो योजना है आश्रय योजना, इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अगर जो उनके लीडरों की बात करें, उनके मुखिया की बात करें, तो उनका कहना है कि ये हर चुनाव से पहले इस तरीके के आश्वासन और लुभावनी चीजें लाई जाती है, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं देता है। हालांकि बजट पास हुआ है, जमीन जो है कि पास कराई गई है, मकान बन रहे हैं, लेकिन ये मकान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एक पाना मुश्किल है। तो जो सफाई कर्मी है उन्हें भी यकीन नहीं है। उन्हें यही है कि राजनेता हर चुनाव में इस तरीके की राजनीति करते हैं, जबकि धाक के 3 पात रहते हैं, जमीनी स्तर पर कोई ठिकाना नहीं मिल पाता। मुस्कान, मुरारी, फिलहाल इस योजना को काफी लंबा समय कहा जा सकता है कि हो गया है, बावजूद इसके अभी तक सफाई कर्मचारियों को उनके आवास नहीं मिले हैं। किस तरीके से वो लोग अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार देखिए आश्वासन तो उन्हें दे देती है और इसी आश्वासन पर कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन पर निर्भर कर जाते हैं। बाद में जब इस तरीके के भ्रष्टाचार, करोड़ों के भ्रष्टाचार सामने आते हैं तो वाकई ये उन लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है।
जी, और खास करके मुस्कान अगर मुंबई की बात करें कि यहाँ पर रह पाना, लोगों के लिए घर ले पाना काफी बड़ी बात होती है। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो लगातार लोगों के जो घर होते हैं उसे लेकर के लोग कर्ज लेते हैं, ब्याज लेते हैं, लोन लेते हैं। उन्हें ये होता है कि सरकार की तरफ से चीजें आएंगी तो इस तरीके की चीजें होंगी, लेकिन कहीं से इन्हें कोई राहत नहीं मिलती है। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की जो आश्रय योजना है उस पर इन्हें उम्मीद थी, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इस योजना पर दबाव बना रहा था कि सफाई कर्मियों को आवास दिया जाए, क्योंकि ये वो सफाई कर्मी है कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी गंदगी कूड़े कचड़े होते हैं उन्हें पूरी रात ये लोग साफ सफाई करते हैं। तो ठीक है। इनके लिए कम से कम एक आसियाना हो। मुस्कान। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनपी न्यूज़। नमस्कार।